बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ है? हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में लीनियर मोमेंटम। वैसे तो देखिए, मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा हो तो उसकी उसमें जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है इसको हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है तो उसके मोमेंटम को कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। ये सिंपल फर्क है उसमें। लेकिन फिर भी आ जाते हैं लीनियर मोमेंटम को एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम p जो है वो ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो लीनियर मोमेंटम से हमें क्या पता चलता था? लीनियर मोमेंटम से हमें पता चल रहा था कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। जिस जिस्म का लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा या मोमेंटम ज्यादा होगा, लीनियर लाजमी नहीं है, तो लोग कहेंगे उसको रोकना मुश्किल है। और अगर किसी जिस्म का मोमेंटम कम होगा तो उसको रोकना आसान है। तो ये हम लोगों ने देखा था लीनियर मोमेंटम। और याद रखें, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही मोमेंटम की। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यू जा रहा है तो मोमेंटम भी यू होगा। अगर ऑब्जेक्ट यू जा रहा है तो उसको मोमेंटम भी यू होगा। तो अभी देखिए, फर्ज करें अगर एक ऑब्जेक्ट दायरे में नहीं, सीधा नहीं जा रहा, सीधा रोड पे नहीं जा रहा, सीधी लाइन में नहीं जा रहा, बल्कि घूम रहा है, तो उसमें भी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन है। जैसे पंखा रोटेट कर रहा है, उसकी भी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसमें। तो उस केस में हम लोग फिर मोमेंटम को क्या कहेंगे? तो इस केस में फिर हम लोग मोमेंटम के लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, और वो है एंगुलर मोमेंटम। और वो है एंगुलर मोमेंटम। तो अभी आ जाते हैं, इसको देखते हैं इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। तो देखिए, फर्ज करें मेरे पास ये मैं ले लेता हूँ कि ये मेरे पास जेड एक्सिस है। और फर्ज करें ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। और फर्ज करें ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब एक ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन के अंदर घूम रहा है। देखिए, ये जेड एक्सिस है। ऑब्जेक्ट इस तरह घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है। तो ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन के अंदर घूम रहा है। तो ये मैं बना रहा हूँ कि ये इसका पाथ है। ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फर्ज करें इस लम्हे पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पे हम लोग एक वेक्टर लेते हैं, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये ओरिजिन के लिहाज से उस वेक्टर की पोजीशन बताता है। तो देखिए, ओरिजिन यहाँ पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये आर पोजीशन वेक्टर होगा। अभी आ जाते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूमता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी होती है। लीनियर वेलोसिटी जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है। तो फर्ज करें ऑब्जेक्ट यू घूम रहा है दायरे में, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी इस लम्हे पर क्या होगी? ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और याद रखें, हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि इसका मोमेंटम भी है लीनियर, और लीनियर मोमेंटम की ये डायरेक्शन है। तो याद रखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा, लेकिन उसके साथ लीनियर मोमेंटम भी होगा। लीनियर मोमेंटम जो है वो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उसी की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग एंगुलर मोमेंटम को किस तरह डिफाइन करेंगे? एंगुलर मोमेंटम को हम लोग जाहिर जाहिर करते हैं एल से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हम लोग कहते हैं कि ये आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट है। आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो देखिए, ये लिखा हुआ है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस है, इसके लिए हम लोगों ने लिया हुआ है एन लीनियर मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसको हम लोग कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को आप कह सकते हो रोटेशनल मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम को आप क्या कह सकते हो, रोटेशनल मोमेंटम भी कह सकते हो। तो देखिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर आता है। यहाँ पे हम लोगों ने आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और वो एल आ रहा है। अभी आ जाते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का। तो पहले आ जाते हैं यूनिट पे। तो यूनिट जो इसका होगा वो आप दर्ज कर ले। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट किस तरह मालूम करेंगे, यूनिट ऑफ एल। तो देखिए मैं आर का यूनिट दर्ज कर लेता हूँ। आर का यूनिट क्या है, मीटर। और लीनियर मोमेंटम का यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है अगर मैं मीटर मीटर को कंबाइन कर लूं तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या इसको हम लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अभी सवाल ये पैदा होता है इसके डायमेंशंस क्या है। तो इसके डायमेंशंस जो है वो होंगे, वो आप सिंपल आसानी से निकाल सकते हैं। वो मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, ये इसके डायमेंशंस है। ये इसके क्या है, डायमेंशंस है। तो देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम सिर्फ पी पे डिपेंड नहीं करता, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ओरिजिन से कितना दूर है। तो देखिए इसकी सिंपल एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। फर्ज कर एक पत्थर है, उसको मैंने रस्सी से बांधा हुआ है, लेकिन फासला मैंने 1 मीटर रखा हुआ है और उसको एक खास स्पीड से घुमा रहा हूँ। ये एक केस हो गया। दूसरा केस है कि उसी पत्थर को मैंने बांधा हुआ है 2 मीटर की रस्सी के साथ। मतलब उसके साथ जो जिस धागे के साथ बांधा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर। और दोनों केसेस में एक स्पीड से घुमा रहा हूँ। तो आप बताएं कि किस केस में उस पत्थर को रोकना मुश्किल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में, जिस केस में पत्थर के साथ जो रस्सी अटैच है उसकी लेंथ 2 मीटर है, यानी आर ज्यादा है, उस केस में उसको रोकना मुश्किल है बनिस्बत है उस 1 मीटर वाले केस में। तो याद रख ले, जितना आर ज्यादा होगा, अगर पी कांस्टेंट हो तो हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ पी पे डिपेंड नहीं करता, आर पे भी डिपेंड करता है। तो ये था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन। अब याद रख ले एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होती है। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि पहले वेक्टर की तरफ पोजीशन, राइट हैंड के फिंगर्स को सीधा करो और फिर दूसरे वेक्टर की तरफ स्मॉलर एंगल पे घुमाओ। ये हम लोगों ने वेक्टर वाले इसमें चैप्टर में पढ़ा था। तब आपको क्या बताएगा, तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे भी आप लोग प्रैक्टिस कर ले, आप आर की तरफ फिंगर्स को सीधा कर ले और फिर पी की तरफ घुमा ले, तो आप देखेंगे एल की डायरेक्शन ऊपर आएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, फर्ज करें पहले यू घूम रहा था, अभी यू घूमना शुरू कर दे, तो उस केस में आप देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, वो नीचे की तरफ हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ। अभी नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट मास हो, ये ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतना दूर हो कि जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो इस ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट मास। तो पॉइंट मास के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम को किस तरह लिखें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए मैं लिखता हूँ फॉर पॉइंट मास, फॉर पॉइंट मास। तो पॉइंट मास क्या है, पहले इस बात पे आ जाते हैं। देखिए फर्ज करें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे घूम रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, घूम रहा है इस तरह दायरे में। अभी आप लोग बताएं कि ये डिस्टेंस ज्यादा है या इस ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है, या इस ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है। तो देखिए इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट का साइज बहुत कम है डिस्टेंस के मुकाबले। तो इस केस में हम लोग इसको पॉइंट मास नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये केस हो कि फर्ज करिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है
और ऑब्जेक्ट का मास इतना है, इसका साइज इतना है, बस उसका इतना छोटा सा साइज है। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में जो डिस्टेंस है ये आर जो है ये बहुत ज्यादा है। तो इस केस में हम लोग उस मास को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट मास। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट मास। तो देखिए पॉइंट मास सिंपल सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट के डायमेंशन, उसका साइज डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम हो तो उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट मास। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो डिस्टेंस के मुकाबले में कम ना हो तो उसको हम पॉइंट मास नहीं कह सकते। तो अभी आज के लेक्चर में इसमें स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि अगर पॉइंट मास हो तो इस केस में हम लोग एंगुलर मोमेंटम को किस तरह लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम को किस तरह लिखेंगे। लेकिन शर्त ये है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि पॉइंट मास हो तो आ जाते हैं। तो देखिए फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है और उस दायरे का रेडियस कितना है, आर है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, और फर्ज करें ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये ऑब्जेक्ट का साइज है। और आप देख सकते हो कि आर के मुकाबले में उस ऑब्जेक्ट का साइज ना होने के बराबर है, बहुत कम है। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम को किस तरह लिखेंगे। फर्ज करें ऑब्जेक्ट दायरे में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अभी आप देख लें कि मैं एंगुलर मोमेंटम को लिखूंगा। तो एंगुलर मोमेंटम को मैं किस तरह लिखूंगा कि एल इज इक्वल टू, हम लोगों ने अभी पढ़ा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। ये भी हम लोगों ने देखा कि एंगुलर मोमेंटम को इस तरह लिखते हैं। अब याद रख ले यहाँ पे ये आर है और पी इसका किस तरफ होगा, पी इसका टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे। तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई, पी की। और आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि यही वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है, यही वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है। तो याद रखिए अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह भी लिखता हूँ कि एल इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा आर पी साइन थीटा, और इसके साथ क्या लिखूंगा, एन यूनिट वेक्टर। क्या लिखूंगा, एन यूनिट वेक्टर। और एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा याद रखिए इस केस में स्क्रीन से बाहर है, स्क्रीन से बाहर की तरफ। तो अगर मैं सिर्फ एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं लिख लेता हूँ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एल, एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि एल इज इक्वल टू आर पी, और इस केस में याद रख ले ये एंगल हमेशा 90 बनेगा, ये एंगल 90 बनेगा। किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए तो याद रख ले ये आर की डायरेक्शन है और पी की डायरेक्शन ये है, पी की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। याद रखिए सर्कुलर मोशन में ये हमेशा एंगल 90 होगा। तो ये आ जाएगा आर पी, और मैं एंगल लिखूंगा साइन 90 डिग्री। और एन यूनिट वेक्टर नहीं लिखूंगा, एन यूनिट वेक्टर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात। तो देखिए इसको मैं इस तरह भी लिखता हूँ कि एल इज इक्वल टू आर पी साइन 90 क्या होता है, 1, दिया जाएगा आर पी। या इसको मैं लिख सकता हूँ कि एल इज इक्वल टू आर, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि पी जो है एम वी के बराबर है, पी किसके बराबर है, एम वी के बराबर है। तो मैंने इस तरह लिख लिया। अभी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करें, मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अभी याद रख लिया आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ी है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। वो रिलेशन है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये देखिए मैं लिख लेता हूँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और r क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, उनके दरमियान में ये रिलेशन है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूंगा और 2 की वैल्यू उठाकर 1 में दर्ज कर दूंगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ पुटिंग, सॉरी मैं लिखूंगा कि पुटिंग 2 in 1, पुटिंग 2 in 1।
2 in 1। इसको मैं गलती कर ली यहाँ पर, ये 2 है। तो जब आप 2 को 1 में दर्ज करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू आर एम, लेकिन V की जगह जगह आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय। अब याद रखिए यहाँ पर आर और आर जो है मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। और याद रख ले एम आर स्क्वायर में इस क्वांटिटी को आप थोड़ा सा गौर से देख ले, एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम आर स्क्वायर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसका मतलब है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर की जगह मैं लिख लूंगा आई, और ये आ जाएगा ओमेगा, आई ओमेगा। तो देखिए ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आ गया पॉइंट मास के लिए। अगर मास मेरे पास क्या हो, पॉइंट हो, अगर मास पॉइंट ना हो, फर्ज करें इस तरह कोई ऑब्जेक्ट अटैच है, तो फिर इस केस में आप लोगों ने ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए। और देखिए आप इसका मुवाजना कर ले लीनियर मोमेंटम की सिंपल इक्वेशन के साथ, P इज इक्वल टू एम वी के साथ। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जा रहे हो तो हम लोग कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा हो तो लीनियर मोमेंटम की जगह हम लोग क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। क्या इस्तेमाल करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर केस में हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मास, लेकिन एंगुलर केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मास का मुतबादिल क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा हो तो उसकी स्पीड बताने के लिए हम लोग कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा हो तो उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। उसको क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए बड़ी ममासलत है मोमेंटम की लीनियर इक्वेशन में और एंगुलर इक्वेशन। अब याद रख लिया, इस इक्वेशन को देख लेते कि जितना ऑब्जेक्ट तेजी से घूमेगा उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। तो देखिए एक पंखा है, अगर वो स्लो घूम रहा है उसको रोकना आसान है, लेकिन अगर वो पंखा बहुत तेजी से घूम रहा है तो उसको रोकना मुश्किल है। पहली बात तो बहुत सिंपल है। दूसरी बात है कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उतना ही उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, सेम एंगुलर स्पीड के लिए। तो देखिए इसी सर्कल पे मैं बना लेता हूँ कि फर्ज कर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे घूम रहा है इस तरह, एक ऑब्जेक्ट ये घूम रहा है और एक ये घूम रहा है, ये जो बार मैंने बनाया हुआ है। तो अभी देखिए अगर दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हो तो किस वाले को रोकना मुश्किल होगा, लाजिम बात है कि ये जो बाहर के सर्कल में घूम रहा है उसको रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, उसको रोकना मुश्किल होगा। लेकिन इसको रोकना उसके मुकाबले में आसान है। अभी आ जाते हैं कि इसके बाद एक और सवाल कि अगर बॉडी रिजिड बॉडी हो, एक्सटेंडेड बॉडी हो, पॉइंट मास ना हो, तो फिर एंगुलर मोमेंटम को किस तरह, मतलब देखिए फर्ज करिए ये मार्कर है, रोटेट कर रहा है इस तरह, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका सारा मास एक नुक्ते के अंदर है, इसका सारा मास एक नुक्ते के अंदर है, हम लोग कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, इसका मास फैला हुआ है, एक्सटेंडेड बॉडी है, रिजिड बॉडी है। तो इसके लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम को किस तरह, तो चले आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर रिजिड बॉडी, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है कि फर्ज करें, देखिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। फर्ज करें आप इसको समझ लीजिए जैसे गता है, गते में मैंने सुराख किया है और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे मैंने इसमें सुराख किया गते में, उसमें से रॉड पास करके अब इसको रोटेट कर रहा हूँ। अब इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट। तो देखिए ये मेरे पास उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया, ये क्या आ गया, रोटेशन एक्सिस आ गया, रोटेशन एक्सिस आ गया।
तो अभी इसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग किस तरह लिखेंगे, किस तरह मालूम करेंगे? तो अभी देखिए, इसके लिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये पिछला वाला रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट लिख लें, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, क्योंकि याद रखिए मास फैला हुआ है, एक्सटेंडेड बॉडी है, मास एक पॉइंट के अंदर नहीं है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये जो बड़ी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, इसको हम लोगों ने बहुत सारे मासेस में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे मासेस में डिवाइड कर दिया। एक मास ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और इस पॉइंट का मास कितना है, m1, और ये कितने फासले पर है, r1। अगर ये m1 बहुत छोटा हो तो उसको हम पॉइंट मास कह सकते हैं। अभी रिजिड बॉडी लाखों करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बनी है, दूसरे पार्टिकल का जो मास है m2, ये m2, और इसका फासला कितना है, r2। ये एक तीसरा पार्टिकल है, इसका फासला है r3, और इसका मास कितना है, m3। और चलते चलते ये फर्ज करें आखिरी पार्टिकल मैंने लिया, और इसका मास है mn, और इसका जो फासला है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, rn। तो अभी देखिए, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम मालूम करेंगे, और फिर तमाम पार्टिकल्स का जो एंगुलर मोमेंटम है उसको सम अप कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो ये रिजिड बॉडी का क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल नेट या टोटल, वो किसके बराबर होगा, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम प्लस इसका पार्ट एंगुलर मोमेंटम प्लस तीसरे का एंगुलर मोमेंटम, चौथे का मोमेंटम, पांचवें का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सबको जमा करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 चलते जाएंगे प्लस Ln। अगर आप लोगों ने उसको रिजिड बॉडी को डिवाइड किया 1 करोड़ टुकड़ों में, तो L आखिरी जो टुकड़ा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L 1 करोड़। सही है तक? तो अभी आ जाते हैं हर पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम मालूम करते हैं। अभी चूंकि हर पार्टिकल पॉइंट मास है, तो हम लोग पॉइंट मास वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई ओमेगा। तो मैं कहता हूँ L1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1। लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि आई जो है वो एम आर स्क्वायर के बराबर है, आई जो है एम आर स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि I1 जो है वो होगा m1 r1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर। अभी अगर मैं ये इसकी वैल्यू आई की वैल्यू वर्ष कर दूंगा, तो मेरे पास L1 क्या हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1। तो याद रख लीजिए इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। अभी हम लोग इसी तरह दूसरे पार्टिकल का, तीसरे पार्टिकल का, चौथे पार्टिकल का, और फिर आखिरी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मालूम करेंगे और उनको सम अप कर देंगे। तो दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, L2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा ओमेगा 2। तो इसी तरह अगर हम लोग इसी पैटर्न को आगे एक्सटेंड करें, तो मेरे पास आ जाएगा L3 इज इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर ओमेगा 3, ओमेगा 3। तो देखिए अभी हम लोग L4 को भी लिख सकते हैं। L4 क्या आएगा, L4 आएगा m4 r4 स्क्वायर ओमेगा 4। तो मैं सबको नहीं लिखूंगा, आखिरी वाले को लिख लूंगा। तो आखिरी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होगा, एम एन आर एन का स्क्वायर और ओमेगा एन, और इसके साथ क्या आ जाएगा, ओमेगा एन। तो अभी मैंने क्या करना है, इसमें इन सब वैल्यूज को उठाकर यहाँ पे दर्ज करना है, इन सब वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन नंबर इस ऊपर वाली इक्वेशन में दर्ज करना है। तो देखिए मेरे पास आई नेट क्या हो जाएगा, आई नेट ये हो जाएगा आई, सॉरी देखिए ये L1 की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस
m3 r3 का स्क्वायर और ओमेगा 3 का स्क्वायर, ओमेगा 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 चलते जाएंगे प्लस। तो आखिरी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो ये है। तो ये मेरे पास हो जाएगा एम एन आर एन और ओमेगा एन का स्क्वायर, ओमेगा एन का स्क्वायर है। तो अभी आ जाते हैं इसी रिजल्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अभी देखिए एक बात नोट कर ले कि चूंकि रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी उस बॉडी को भी कहते हैं कि जिसके दो पॉइंट्स के दरमियान में फासला चेंज ना हो, उसको कहते हैं रिजिड बॉडी। तो चूंकि रिजिड बॉडी है तो इसके हर पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है। तो देखिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 और ओमेगा 3, और अगर आप इसको ले जाए तो ओमेगा एन तक ये सारे बराबर है। तो उनको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, सिंपल ओमेगा। ठीक है, इसको समझाता हूँ। देखिए किस तरह सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। याद रखिए अगर एक ये पार्टिकल जो है एक चक्कर कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, तो ये पार्टिकल भी तो एक चक्कर कंप्लीट करेगा 1 सेकंड में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पार्टिकल जो है 1 सेकंड में चक्कर कंप्लीट करे, ये पार्टिकल 5 सेकंड में कंप्लीट करे। तो इसका मतलब है इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा रिजिड बॉडी के लिए क्या होती है, सेम। तो चूंकि ये एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए सेम है तो मैंने इसको नाम दे दिया ओमेगा। तो अभी देखिए मेरे पास जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो क्या है, आई नेट, सॉरी आई, यहाँ पे मैं सॉरी गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ आई इस्तेमाल, ये आई नहीं ये एल है, ये एल है। तो मेरे पास एल नेट कितना आ जाएगा, एल नेट आ जाएगा इन सब में से आप ओमेगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 की जगह आप सिर्फ ओमेगा लिख लें। तो देखिए एम वन r1 का स्क्वायर, ओमेगा 1 का स्क्वायर, सॉरी ओमेगा 1 नहीं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ओमेगा प्लस m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा, और प्लस डॉट 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 चलते जाएंगे प्लस। तो आखिर में क्या आ जाएगा, एम एन आर एन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। अब याद रख लिया आप इस इक्वेशन के राइट साइड को देख लिया, उसमें ओमेगा कॉमन है, इसमें ओमेगा क्या है, कॉमन है, तो उसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे इससे स्क्वायर लिख दिया, तो इन सब से मैं ओमेगा कॉमन ले लूंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेरे पास एंगुलर मोमेंटम नेट कितना आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम नेट ये आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 चलते जाएंगे प्लस। तो आखिर में मैं लिखूंगा mn और rn का स्क्वायर, बाहर मैंने क्या कॉमन निकाल दिया। अब याद रख ले कि ये जो है इस जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में, इसको मैं कम्पैक्ट फॉर्म में लिखता हूँ, मुख्तसर फॉर्म में, तो इसको मैं समीशन के फॉर्म में लिखूंगा। तो देखिए मैंने लिखा सम आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एम आई, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा एम आई आर आई का स्क्वायर, और इस सब के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा। अभी आप कहेंगे कि सर ये जो ब्रैकेट में लिखा था ऊपर यहाँ पे, ये और नीचे वाले किस तरह बना। तो अगर आप इस नीचे वाले समीशन को एक्सपेंड करेंगे तो वापस ऊपर वाला रिजल्ट आएगा। इसको एक्सपेंड करने का एक तरीका है, आप लोग आई की वैल्यू पहले 1 ले ले, फिर आई की वैल्यू बढ़ाते जाए 2 3 4 5, आई की आखिरी वैल्यू एन होगी। मतलब वर्ष कर एन 1000 है तो आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 आखिर में जाएगी कहाँ तक, 1000।
तो देखिए इसको मैं एक मतलब दोबारा एक्सपेंड कर लेता हूँ इस चीज को आप लोग की, ताकि आप लोग को पता चल सके कि ये और ये बराबर है। तो उसको एक्सपेंड किस तरह करूंगा? देखिए मैं आई की वैल्यू पहले लूंगा 1, तो देखिए मेरे पास हो जाएगा 1r1²। जहां पे आई लिखा हुआ है इसकी जगह 1। अभी इसका रूल ये है कि आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी, लिखूंगा m2r2 का स्क्वायर। फिर इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी एक उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। मैं लिखूंगा m3r3 का स्क्वायर और प्लस चलते जाएंगे। आई की आखिरी वैल्यू क्या है? n। तो आखिरी वैल्यू के लिए क्या आएगा? mn/n²। तो देखिए साबित हो गया कि ये जो मैंने समीशन में लिखा है या ऊपर जो लाइन में मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये सेम। तो आ जाते हैं, अभी जो मैंने समीशन में लिखा है ये क्या चीज है? तो देखिए इसको मैं लिखता हूँ कि आई नेट इज इक्वल टू, ये जो समीशन में सब कुछ लिखा है इसको मैं लिखूंगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि देखिए ये एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, हर छोटे छोटे पार्टिकल्स का मैंने इनर्शिया लिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पॉइंट पार्टिकल का, पॉइंट मास का। तो अगर मैं तमाम पार्टिकल्स को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लूं, जमा करूं, तो ये क्या आ जाएगा? उस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या चीज? मेगा। क्या आ जाएगा? मेगा। तो देखिए ये रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। तो याद रख लिया आप लोगों ने, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किस तरह मालूम करेंगे? पहले आपको तो पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह मालूम करेंगे? हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग-अलग मालूम करेंगे, सम ऑफ कर। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर वेलोसिटी से तरफ देना है रिजिड बॉडी के, तो आपके पास नेट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा।